नमस्कार सभी को। जापान के अध्ययन हम जो कर रहे हैं उसी सीरीज के अगले क्रम के अंदर आज हम जापान की जलवायु की चर्चा करेंगे। जापान के बारे में बहुत कुछ सामान्य जानकारियां हमने पहले भी हासिल कर ली है और उन्हीं जानकारियों को आज हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे और जापान के जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। अब जापान की जलवायु की जब हम चर्चा करते हैं तो जलवायु एक सामान्य सी व्यवस्था जो हमने पहले समझी थी कि जापान समशीतोष्ण कटिबंधीय राष्ट्र है, जो समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का देश है और उसकी जलवायु पर जो मेजर इम्पैक्ट है, जो मेजर प्रभाव है, वो प्रभाव किनका है? दो चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव है जापान की जलवायु में। पहला, उसकी द्वीपीय स्थिति। द्वीपीय स्थिति का मतलब कि चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्र से न केवल घिरा हुआ है बल्कि उसके कटे फटे आकार के कारण, बीच बीच में समुद्र की स्थिति के कारण पूरे जापान को समुद्री प्रभाव का लाभ मिलता है। तो जापान के बारे में एक ये चीज तथ्य तो साफ हो गया कि जब हम जापान की जलवायु की बात करते हैं तो पहला तथ्य जो उसमें आता है वो है जापान की समुद्र स्थिति, यानी एक चाप के रूप में जापान की समुद्र में जो स्थिति है वो यहाँ की जलवायु को समकारी प्रभाव देती है। और जापान का आकार भी गोल न होकर एक लंबा कम चौड़ा आकार है और बीच बीच में से कटा हुआ है, बीच में भी समुद्र की स्थिति हमें दिख रही है, जिस कारण पूरे जापान को समकारी प्रभाव का लाभ मिल रहा है। और दूसरी जो चीज जापान की जलवायु को प्रभावित करती है वो है जलधारा। जलधारा हम जानते हैं समुद्र में चलने वाली एक नदी या एक भाग समुद्र का जो गति करता है। आप जानते हैं समुद्र अपने स्थान पर ही दोलन करता है। दोलन मतलब ऊपर और नीचे पानी होता है जिसे हम दोलन कहते हैं। समुद्र गति क्षैतिज नहीं करता जबकि वर्टिकल करता है, यानी अपने स्थान पर पानी ऊपर और नीचे होता है जिसको हम दोलन कहते हैं और वो तरंगों के रूप में होता है और तरंगें क्षैतिज गति करती हैं। अब इस दोलन के अलावा जो क्षैतिज गति पानी में होती है, समुद्री जल में होती है, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है और पूरा पानी नदी की तरह बहता नहीं है बल्कि कुछ भाग समुद्र में नदी के भांति बहते हैं और वो पानी के कुछ जो भाग होते हैं वो धाराएं कहलाते हैं। अब जापान को दो तरफ से धाराओं का लाभ मिलता है, दो तरह की धाराएं जापान में मिलती है। एक सबसे पहले जो दक्षिण से जापान में टकराती है और वो है क्यूरोशिगो की गर्म धारा। क्यूरोशिगो की गर्म धारा जापान से टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक सुशिमा धारा के नाम से 35 डिग्री अक्षांश तक जापान सागर के अंदर चली जाती है और दूसरी क्यूरोशिगो धारा के नाम से ही आगे की तरफ बढ़ जाती है। एक दूसरी धारा ये गर्म धारा है। यूरोशिमा की जो धारा है ये एक बृहद धारा है और गर्म धारा है जो जापान से टकराकर दो क्षेत्र भागों में बढ़ती है। एक मुख्य कुरुशिमा की धारा रहती है और एक सुशिमा की धारा बन जाती है। एक ठंडी धारा जो जापान में उत्तर से आती है और वो उत्तर से आने वाली जो ठंडी धारा है जापान से टकराती है और जापान में दक्षिण की तरफ लगभग उतना ही 35 डिग्री दक्षिण तक जापान में पहुंच जाती है और उसका नाम है ओखुटस्क की ठंडी धारा। तो दो धाराएं जापान के अंदर है, पहला क्यूरोशिमा की गर्म धारा और दूसरी ओखुटस्क की ठंडी धारा। और ये दोनों धाराएं जापान की जलवायु को बृहद रूप से प्रभावित करती है। एक तो जहां पर ये दोनों धाराएं मिलती है वहां पर कोहरा, बहुत ही घना कोहरा और धुंध की जैसा वातावरण बन जाता है और बड़े मछली बैंक, फिश बैंक्स बन जाते हैं, यानी मछली का बड़ा समूह इकट्ठा हो जाता है। आप जानते हैं कि जो गर्म जल है अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में समुद्री खाद्य पदार्थ लेके आता है जो मछली खाती है, और जो ठंडी धारा है वो बड़ी मात्रा में मछलियां अपने साथ लेकर आती है। तो वो मछलियां इस तरफ आती है और यहाँ से जो खाद्य पदार्थ हमको मिलता है इस कारण यहाँ पर एक मछलियों का जमावड़ा हो जाता है। ये स्थिति तो अपने आप में एक अलग है। बाकी जो जलवायु पर हम इसका प्रभाव देखते हैं, ये जो गर्म धारा हिरोशिमा की जो गर्म धारा जापान में आ गई है, ये गर्म धारा जापान के तट का तापमान बढ़ा देती है। अधिक प्रभाव जापान के पूर्वी तट में पड़ता है क्योंकि सुशिमा एक छोटी धारा है और वो जो जापान के सागर के अंदर जाती है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव जापान सागर पर नहीं पड़ता है, मगर इसका प्रभाव पड़ता है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो 5 ग्रीष्म में तापमान जो है, ये जो ग्रीष्मकालीन जलवायु की समताप रेखा है ग्रीष्म जलवायु की, जो दक्षिण में 26 डिग्री है और उत्तर में 21 डिग्री और ऊपर जाकर और भी ज्यादा कम हो जाती है। तो तापमान जो दक्षिण से उत्तर जाने की तरफ जापान में
घट रहा है। वर्षा की भी समान स्थिति रहती है, जैसे जापान एवं दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं वर्षा भी कम होती जाती है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि जैसे तीव्र शीतों की धारा आपने 5 डिग्री की समताप रेखा देखी शीतकाल की, यहाँ पर ये धारा किस जगह है और वहां पर ये धारा ऊपर रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। जो तापमान है वो यहाँ पर 5 डिग्री हो जाना चाहिए, परंतु यहाँ 5 डिग्री कम होकर वहां जाकर 5 डिग्री हो रहा है। मतलब इस तट पर पर्याप्त गर्मी सर्दियों में भी बनी रहती है और उसका वजह क्या है? उसकी वजह है प्रदूषण। तो जापान का पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा गर्मी और सर्दी दोनों में ही अपने आसपास के तापमान से थोड़ा ऊंचा रहता है और उसमें इस धारा का बहुत ही बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। उसी तरह से ओखोटस की ठंडी धारा ऊपर से आ रही है, उसके कारण होक्काइडो द्वीप का तापमान घट जाता है क्योंकि वो ठंडी धारा और अपने आसपास के समुद्रों को जमा देती है, ठंडा कर देती है और होक्काइडो द्वीप इस धारा की वजह से सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 0 डिग्री, यहाँ -3 डिग्री शीतकाल में तापमान होता है, शीतकाल में यहाँ 5 डिग्री और दक्षिणी चीन जापान के अंदर शीतकाल में 7 डिग्री औसत तापमान रहता है। 60 डिग्री से तापमान नीचे नहीं जाता और -3 डिग्री तक आपका वहां पर तापमान चला जाता है। तो इसका जो प्रभाव है हिरोशिमा की धारा का वो आपके टोक्यो वाला जो गुंशु का जो द्वीप है उसमें ज्यादा प्रभाव देखने को आपको मिलता है और खासकर पूर्वी तट पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब हम जापान की जलवायु के बारे में बात करते हैं तो हम इसके दो चीजों को हम बहुत ध्यान देते हैं। पहला जापान की उच्च अक्षांशीय स्थिति जो उसको समशीतोष्ण कटिबंधीय बनाती है, दूसरा उसका कटा फटा तट और समुद्री स्थिति जो उसको समकारी प्रभाव देती है, और तीसरा जापान में धाराओं की स्थिति जो इसके तापमान को सामान्य से ऊंचा रखती है और ग्रीष्म काल में भी तापमान बहुत अधिक नहीं बढ़ पाते हैं और शीत काल में बहुत अधिक कम नहीं हो पाते हैं। तो इस समकारी प्रभाव का जापान की जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अब जापान में जलवायु में एक और जब हम जापान की गर्मी और सर्दी की बात कर लेते हैं तो तीसरी बात हमारे पास आती है वर्षा की। तो जापान में वर्षा कितनी होती है? जापान में दक्षिणी भाग में जापान के वर्षा का जो औसत है वो 200 के आसपास रहता है, जबकि ये वर्षा उत्तर में जाते जाते कम होकर लगभग 50 सेंटीमीटर के करीब वार्षिक रह जाती है। जापान में मानसूनी जलवायु से वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर भी मानसूनी जलवायु सागर की ओर सागर से स्थल की ओर 6-6 महीने में चलती है और प्रशांत महासागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं जापान की पूर्वी तट पर वर्षा करती है क्योंकि जापान का मध्य भाग पर्वतीय है जिनसे टकराकर हवाएं यही रुक जाती है और जापान के पूर्वी तट पर अच्छे से वर्षा करती है। तो जापान का पूर्वी तट ग्रीष्म काल में वर्षा प्राप्त करता है, वो वर्षा मानसूनी प्रकार की होती है। जापान के पश्चिमी तट पर आप जानते हैं कि पश्चिमी जो विक्षोभ आते हैं जो पश्चिम दिशा से आते हैं उनका प्रभाव भी उत्तरी जापान में देखने को मिलता है और उत्तरी जापान में उन पश्चिमी विक्षोभ की सहायता से शीतकालीन वर्षा होती है और शीतकाल में जापान के उत्तरी भाग में बरसात प्राप्त होती है। साथ ही जापान को उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों चक्रवातों का सामना करना पड़ता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात लगभग टाइफून जो जापान के नाम से जाने जाते हैं, चीन और जापान में लगभग वर्ष में औसतन 20 टाइफून का सामना करना पड़ता है जो प्रशांत महासागर में उठते हैं और जापान में पहुंचते हैं और बड़े पैमाने पर लहरें चक्रवात उथल पुथल पैदा करते हैं तटों पर। और शीतकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्णकटिबंधीय जो जापान के उत्तरी भाग में सर्दियों में टकराते हैं और वो भी कुछ मात्रा में वर्षा प्रदान करते हैं। तो जापान के बारे में हमने जो चीज देखी हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला, जापान की जलवायु 2-3 मेजर चीजों से प्रभावित होती है, उसकी अक्षांशीय स्थिति, उसकी समुद्री स्थिति और उसमें धाराओं की स्थिति। ये कई सारे तत्व हो सकते हैं मगर ये बड़े बड़े 3 तत्व हैं जो जापान की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा, जापान में जो बारिश है उसका औसत दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है। जापान में तापमान का औसत भी दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर घटता है। लगातार नीचे से आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो तापमान भी कम होगा और साथ ही वर्षा भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जापान में चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है ग्रीष्म काल में, वर्षा काल में मानसूनी हवाएं वर्षा करती हैं और शीतकाल में शीत चक्रवात शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बरसात प्रदान करते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है जापान की जलवायु का। तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं और इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से और जानकारी भी ले सकते हैं।